नमस्कार, भोजन संवाद में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब जानते हैं देश में इस समय महान उत्सव शुरू है। उत्सव क्या है, संग्राम शुरू है। जनतंत्र का की सेनाएँ सज चुकी हैं हर तरफ। एक तरफ हैं जो लोग जनतांत्रिक तरीके से जनता का विश्वास लेने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ है कि झूठ-पाट, हेन-तेन जैसे भी हो, हमको हर हाल में सत्ता पर कब्जा करना है, ये मामला छिड़ा हुआ है। और अभी फिलहाल मौजूदा संग्राम छिड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री जी संपत्ति के बँटवारा को लेकर के उन्होंने एक वक्तव्य दिया है। संपत्ति के बँटवारे पर सीधा-सीधा 2 दर्शन है। एक मार्क्सवादी दर्शन है कि संपत्ति का बँटवारा, पूरी संपत्ति देश की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है और उसका बँटवारा सारे नागरिकों में समान रूप से होना चाहिए। जो लोग परिश्रम है, जो लोग मेहनत करते हैं, उनको उनके मेहनत की मज़दूरी, उनका पसीना सूखने से पहले मिल जाना चाहिए। और एक लोग हैं कि पूरे देश की संपदा किसी एक हाथों में, किसी एक कारपोरेट घराने के हाथ में सौंप दिया जाए। इस पर द्वंद छिड़ा हुआ है और सब लोग अपना-अपना घोषणा पत्र लेकर के सामने उपस्थित हुए हैं। अब उसमें एक पार्टी तो ये है कि उसने 14 में ही घोषणा पत्र को जैसे ही सरकार को कहा ये तो जुमला था हमारा, हमने आपको जो कहा था वो तो अपना सब लोग जानते हैं कि न तो हम आपको देंगे और न तो आपको ये उम्मीद करनी चाहिए कि आपको मिलेगा। लेकिन इस बार कुछ और तरीके से बातें हो रही हैं और खास करके इस बार ये हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने तो जो घोषणा पत्र दिया है उसमें कह रही है कि आपके घर में से सोना भी निकाल लेगी, आपकी सारी संपत्ति अपने हाथ में रख करके वो उनको दे देगी। उनके प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने अपना घोषणा किया था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो जो लोग जितनी ज्यादा आबादी पैदा करेंगे उनको उस रेशियो में उनको अपना देश की सारी संपदा उनको बांट दिया जाएगा और हम आपको बांट रहे हैं कि पूरे देश में 80 करोड़ आबादी को 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं, हम बांट रहे हैं। तो इस तरीके के संपत्ति के देश की संपत्ति के वितरण का खाका खींचा जा रहा है और इसी पर चुनाव केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है अपने प्रधानमंत्री जी की ओर से। और प्रधानमंत्री जी इस समय जो वक्तव्य दे रहे हैं उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो इसमें जिस तरीके का वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर चुनाव आयोग उसको संज्ञान लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और वहीं पर जो लोग हैं वो चाहे यूट्यूब वाले लोग हो या ये विपक्षी लोग हो, उनके एक-एक बातों को संज्ञान लिया जा रहा है और उनके ऊपर एक्शन हो जा रहा है। अभी क्या हुआ है, अभी सूरत में अपना क्या हुआ है, 17 पिटीशन कल एक साथ निर्वाचन आयोग के सामने पड़ गई। अब उसको संज्ञान नहीं लेंगे तो लोग कोर्ट में गए हैं, लेकिन अब उस पर क्या सुनवाई होगी, कैसे सुनवाई होगी वो तो अलग की बात है। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि देश की संपत्ति पर आखिर किसका अधिकार होना चाहिए, देश की संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से होना चाहिए। जो हम सारे लोग जो अपना टैक्स का पैसा देते हैं वो फिर लौट करके हमारे पास आना चाहिए या वो जो चंद ये कारपोरेट घरानों के पास चले जाना चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो हमारा प्रबुद्ध पैनल है, आइए हम आपका उससे परिचय कराएं। हमारे साथ हैं प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्धा यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और एक पूर्व आईपीएस प्रशासनिक अधिकारी विभूत नारायण राय जी, आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भूगोल के नैये प्रोफेसर आनंद दीपायन जी हैं, हम आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बंबई से जनता के आईना के संपादक शकील अहमद साहब, आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ पंजाब विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर ये मोहम्मद खालिद हैं, हम आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे साथ अदृश्य रूप से वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर दीपक मलिक भी हैं, हम आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं और हम चाहेंगे कि उनका भी वर्जन हमारे सामने आए, हमारे साथ आए। तो हम शुरुआती दौर में विभूत नारायण राय के ही पास चलेंगे। ये राय साहब, आपका इस पर क्या टिप्पणी होगी? राय साहब अनम्यूट कर लीजिए, राय साहब अनम्यूट कर लीजिए। जी आवाज आ रही है? जी आ रही है, जी जी। राय साहब के साथ अपना संकट है, वो लोग
उत्तराखंड में है, पहाड़ी पर लग रहा है उनका कट गया है। तो अब हम सीधे चलेंगे राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर ये मोहम्मद खालिद साहब। जी, मेरा ख्याल है नारायण राय जी जुड़ गए हैं, उनसे पहले उनका वक्तव्य ले लीजिए। जी राय साहब, आप बात रखने की स्थिति में? हाँ, मेरी आवाज जा रही है ना? असल में यहाँ कनेक्टिविटी का इशू होगा, इसलिए माफी चाहता हूँ। देखिए, ये अभी जो पिछले 2 दिनों से हमारे प्रधानमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं और जिस तरह के भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भाषण कर रहे हैं, हमें उसको जरा एक सही परिप्रेक्ष्य में, एक सही कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। मैं तो सबको सलाह दूंगा कि मनमोहन सिंह के जिस भाषण को आधार बना करके उन्होंने अपना ये भाषण दिया है, दोनों को एक साथ सुनने की जरूरत है। मनमोहन सिंह का वक्तव्य लगभग ऐसा लगता है जैसे हम भारतीय संविधान की जो जिसे आप कह सकते हैं कि एक तरह से मनमोहन सिंह उस भाषण में क्या रहे हैं? मनमोहन सिंह ये कह रहे हैं कि इस देश की जो संपत्ति है उस पर इस देश के सभी नागरिकों का अधिकार है, खासतौर से जो हाशिए पे पहुंचे हुए लोग हैं, जिनमें आदिवासी हैं, जिसमें दलित है, जिसमें पिछड़े हैं, महिलाएं हैं और जिसमें अल्पसंख्यक है। इसी प्रसंग में उन्होंने अल्पसंख्यकों में जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समूह है यानी मुसलमान, उसका जिक्र राय साहब का नेटवर्क दिक्कत में है, हम जी नेटवर्क वाला इशू आता रहेगा। तो अगर हम उस भाषण को ध्यान में रखें, तब आप जब इनका अपने प्रधानमंत्री जी का जब हम भाषण सुनते हैं जो उन्होंने राजस्थान में दिया और आज भी कई जगह दोहराया है, तो हमको खुद ही समझ में आएगा कि वो किस तरह की बौखलाहट से उपजा भाषण है, किस तरह से व्यर्थ और किस तरह से बहुत दूर की कौड़ी वाला लगता है। ये लगभग उसी तरह है जैसे पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि एक बार प्रियंका गांधी ने ये कह दिया कि ये नीच राजनीति करते हैं और उन्होंने नीच राजनीति का निशब्द पकड़ा, फौरन चिल्लाना शुरू कर दिया कि साहब देखिए, मैं चूंकि ओबीसी का हूं, मेरी जाति नीची है, इसलिए मुझे नीच भाषा का ये खिलवाड़ करने की उनकी पुरानी आदत है। इस बार भी वो कर रहे हैं, लेकिन इस बार इसलिए और भी आपको इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि अचानक ये पहले राउंड की वोटिंग खत्म होने के बाद तो शुरू हुआ, उसके पहले क्यों नहीं शुरू हुआ था? दरअसल जो पहला चरण हुआ है मतदान का, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सारे कैलकुलेशन उलट गए और कि 400 तो छोड़ दीजिए, 300 तक भी पहुंचने में दम फूल रहा है। और अभी जो मैंने एक सर्वे देखा और मुझे लगता है कि काफी प्रामाणिक सर्वे लग रहा था, हालांकि उसमें भी जैसे दिल्ली में उसमें भाजपा को 4 सीटें दिखा रहे थे, जबकि मुझे लगता है कि दिल्ली में शायद 2 या 3 से ज्यादा ना जाए। उत्तर प्रदेश में भी वो भाजपा को 50 से ज्यादा सीटें दिखा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है कि काफी उदारता से उन्होंने काम लिया है। लेकिन उस सर्वे में ये स्पष्ट हो गया है कि एनडीए और इंडिया में अब सिर्फ 1% का फर्क रह गया है। 44% वो कह रहे हैं कि एनडीए को मिलेगा और 43% इंडिया को। तो ये जो पहले चरण का जो मतदान हुआ है, उससे जो जिस तरह की बौखलाहट उपजी है, मुझे लगता है कि मोदी जी का ये भाषण जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है, ये उनके आखिरी हथियार के तौर पे है। क्योंकि भाजपा हर चुनाव में ये करती आई है कि जब उसे लगता है कि विकास का मुद्दा नहीं चलेगा, उसे लगता है कि कोई रचनात्मक या उसकी जो उपलब्धियां हैं उनको दोहराने से कोई काम नहीं चलेगा, तब वो हिंदू मुस्लिम खड़ा करना शुरू करता। और ये जो भाषण है प्रधानमंत्री जी का, वो उसी प्रयास का एक अंग है, जिसमें अब आखिरी हथियार के तौर पर सामुदायिक कार्ड खेला जा रहा है। और अब हम सबका ये दायित्व है कि हम सब मिलकर के इस सांप्रदायिकता की जो जहर है, इसे फैलने से रोकें और जनता को प्रोत्साहित करें, जनता को इनकरेज करें कि वो बाहर निकल के वोट दे और इनके परफॉर्मेंस पे वोट दे। तो परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार का रहा, इस पर वोट दें। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये मुझे नहीं लगता कि दूसरे, तीसरे, चौथे या 7वें चरण तक अब इसमें कोई फर्क पड़ने जा रहा है।
तो फिलहाल तो मैं यही कहूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुरेंद्र साहब यात्रा में इस समय ये इनका भी अगर नेटवर्क काम कर रहा है तो हम चाहेंगे कि आप भी अपनी बात रख लें। डॉक्टर सुनीलम, डॉक्टर सुनीलम का डॉक्टर सुनीलम का नेटवर्क चला गया। तो प्रोफेसर खालिद, प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब। जी 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 तिवारी साहब, मेहरबानी आपका इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। देखिए, पिछले 3 दिन से आज का लगा करके पिछले 3 दिन से जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो डेफिनेटली एक बुखलाहट की ही आहट है। मैं आपको बताता हूं कि जिस वक्त कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, नेक्स्ट डे रिएक्शन क्या था कि इस पर मुस्लिम लीग की छाप है। यानी उन्होंने उस समय से ये शुरू तो कर दिया था सोचना कि हमारी अटैक की लाइन क्या होगी, लेकिन ये फर्स्ट राउंड के बाद उन्होंने सोचा कि मामला जो है गड़बड़ है, इसलिए उस चीज को और ज्यादा तीखा किया जाए। और उसमें जो मनमोहन सिंह के मुंह में बातें डाल करके उन्होंने बोली हैं, हालांकि मनमोहन सिंह ने एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में बात की थी और बात भी बड़ी डिफरेंट थी। और जिस तरह से वहां पर मंगलसूत्र भी ले आना, वहां पर लोगों के सोना चांदी जो महिलाओं के पास है उसकी भी बात कर डालना, यानी लोगों को आप वर्गला रहे हैं। जिस तरह का ये वक्तव्य या बयान है, ये एक बहुत ही छोटी सोच को दर्शाता है। और वो छोटी सोच ये है कि आप हर तरह का हरबा हिल्ला इस्तेमाल कीजिए, भाड़ में जाए वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स या जो कुछ भी है, हमें तो सत्ता चाहिए। और उसके लिए आप ये देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो 10 साल प्रधानमंत्री रहा हो देश का, उसको काम पर वोट मांगने की बजाय वो फिर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो रही है। पिछली बार यूपी के इलेक्शन में क्या था, यही कि जी अगर बिजली कब्रिस्तान में जानी चाहिए तो शमशान घाट में भी जानी चाहिए, एक सांकेतिक रूप में बात अपनी कहनी, लेकिन उसमें वही जो डिविजिव पॉलिटिक्स है, बांटने की राजनीति है, उसको आगे लेना। और एक और चीज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, वो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुप रहना और कोई भी बात ना कहना। लोग, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज उनके पास गई हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई इसका संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि जिस तरह की बातें की जा रही हैं, इसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी और इलेक्शन कमीशन को कोई सख्त कदम लेना चाहिए था, क्योंकि संविधान इसके बारे में या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट इसके बारे में बिल्कुल क्लियर है कि आप इस तरह के भाषण नहीं दे सकते जो समाज को बांटने वाले हों। और मैं आपको बताऊं कि उनको ना परवाह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल की, ना कॉन्स्टिट्यूशन की। उनको तो ये है कि किस तरह से, किस हरबे हीले से इनके मैनिफेस्टो को एक तरह से हम जो है इनके खिलाफ इस्तेमाल करें। अभी आज अमित शाह का बयान है कि हम 2 साल के अंदर माओवाद जो है वो खत्म कर दें। आज ही उन्होंने कहा है कि अगर मोदी सरकार आती है हम 2 साल में माओवाद खत्म कर दें। इनको ये नहीं पता कि विचारधारा खत्म नहीं हो सकती होती, विचारधारा चलती रहती है। कोई भी विचारधारा हो, विचारधारा का अंत नहीं होता। और मैं आपको बताता हूं कि लोग इस पर अब विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूं, अकाली दल जो कि एक बहुत पुराना इनका सहयोगी रहा है, अकाली दल की लीडरशिप ने पहली बार, मेरा ख्याल है लंबे समय में पहली बार, नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट्स की आलोचना की है, क्रिटिसाइज किया है माइनॉरिटीज को लेकर के जो उन्होंने बयानबाजी की। तो अकाली दल जैसा दल जिसने कभी भी सरकार जनसंघ और बीजेपी के बिना नहीं बनाई है पंजाब के अंदर, प्रकाश सिंह बादल की 5 या 6 बार जो सरकार बनी है वो सारी बीजेपी के साथ बनी है और जनसंघ को पहले, उससे पहले जनसंघ के साथ बनी। लेकिन उनकी लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जो है वो नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रही है।
तो आप समझ सकते हैं कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो सहयोगी उनके थे, और मुझे लगता है कि जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी शुरू की है, उनके जो खुद सहयोगी हैं वो भी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजी को के सामने रखते हुए हम लोगों को वोटें नहीं मांग सकते। और अक्रॉस द बोर्ड लोगों ने आलोचना की है इस चीज की। इस ये जो मिस्टर मोदी ने पिछले 3 दिन में जिस तरह का वक्तव्य दिए, सो मुझे लगता है कि ये सर्वे की बात हुई है, मैं भी वो सर्वे देखा था और कई भी सर्वे भी देखे हैं। तो उनको पता है कि 400 जो है इट्स अ ड्रीम, 400 पार इज अ ड्रीम नाउ, दे आर कमिंग डाउन। और कितना डाउन आते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इलेक्शन और इस तरह के वक्तव्य आगे आएंगे, उतना ज्यादा इनके अगेंस्ट इसका इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज भी करेंगी और लोग भी करेंगे, क्योंकि लोग थक चुके हैं। ये हिंदू मुस्लिम वाली जो राजनीति है उससे लोग थक चुके हैं, और जो भी इस तरह के प्रोपेगेंडा होता है उसकी एक समय सीमा होती है। उनका मंदिर, उनको था कि मंदिर चलेगा बहुत ज्यादा, लेकिन वो नहीं चला, फेल हो गया। इसी तरह से उन्होंने कहा विकास विकास, फेल हो गया। उन्होंने और जो चीजें दिमाग में रखी थी, जो उन्होंने प्लानिंग की थी इस इलेक्शन के बारे में, वो ऑलमोस्ट सारी जो है इट्स फॉलिंग अपार्ट, गिरती जा रही है, जिसकी वजह से अब वही उसी ट्रेडिशनल जो उनका है उसका सहारा लिया जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद खालिद साहब, आप हमारे साथ बने रहे। अभी फिर दूसरे राउंड में आपके पास आते हैं। अब हम चलते हैं बम्बई। जनता के आईना के संपादक एडवोकेट शकील अहमद साहब हमारे पास हैं। शकील अहमद साहब, आप ये जो इनका वक्तव्य देख रहे हैं, इनकी बौखलाहट है या जनता की नब्ज को ये समझ रहे हैं कि जनता क्या चाह रही है, और देश में जो फिरासी है कि धन का बंटवारा वाकई कैसे किया जाए, जनता का धन जनता के पास आना चाहिए या जनता का धन चंद अपने मित्रों कारपोरेट के हाथ में चला जाना चाहिए, उनकी तिजोरी में बंद हो जाना चाहिए? शकील साहब अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, म्यूट है आप। हाँ, जी आनंद तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुजन संवाद और जनता का आईना पे भी ये इसका लाइव चल रहा है, दोनों के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रधानमंत्री ने कहा है, तो हमें एक तो मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था वो सुनाना पूरी जनता को बहुत ज़रूरी है। उनका जो भी भाषण था उसको किसी एंकर ने या किसी ने पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह से लोगों के बीच में रखना चाहिए कि क्या वो भाषण था। और जैसे विभूति नारायण जी ने बताया कि वो संविधान की बात करता था, और ये जो भी भाषण में लिखा हुआ था कि पिछड़ों को संपत्ति देनी चाहिए और पिछड़ों का जो सबसे बड़ा पहला हक भारत की संपत्ति में उनका होता है, उसी को उन्होंने दोहराया है। और इसलिए ये महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, तो ये अच्छा हो रहा है। दूसरा, मैं ये मुख्य मुद्दा यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में भी आज मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस की बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बेंच जो है, आज से उसने सुनवाई शुरू की है आर्टिकल 39 बी के ऊपर कि ये क्या है। और 39 बी कहता है, 39 बी, कि ये संपत्ति जो पूरे देश की है उसका पुनर्बंटवारा करना चाहिए, उसको सरकार ने हाथ में लेकर उसको बांटना चाहिए। तो आज जो सुनवाई हो रही है, वो सुनवाई में ये हो रहा है कि ये संपत्ति जो डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए सभी जनता में समान रूप से, तो वो सिर्फ सरकारी संपत्ति होगी या कि प्राइवेट संपत्ति भी हो जाएगी। तो उस पर सुनवाई हो रही है, और वो एक महत्वपूर्ण सुनवाई है जिसमें गरीबों के और पिछड़ों के, दलितों के, माइनॉरिटीज के, सबके इस देश पर अधिकार की बात होती है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि क्या 39B कहता है, that the ownership and control of the material resources of community are so distributed as best to serve the common good.
मतलब पूरी संपत्ति जो सिर्फ ये नहीं बोला गया कि जमीन का है, जितना भी मटेरियल रिसोर्सेस है पूरे देश का वो लेकर इस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए कि सबके लिए कॉमन गुड हो। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? वैसे बड़े बड़े बिल्डर आज उस पर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि इसका मतलब तो ये नहीं होता है कि सारी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति भी ले लो, सरकारी संपत्ति भी ले लो और वापस बांट दो। ये तो सिर्फ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में हो सकता है। भारत के संविधान में वो अभिप्राय नहीं है कि सारी संपत्ति को रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। आज उस पर ही बहस हो रही थी। और आपको बता दूं कि 39A जो है वो कहता है कि कोई भी देश का विकास जो है ऐसा नहीं हो कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा संपत्ति हो जाए और कुछ लोगों के पास कुछ नहीं रहे। तो इसलिए कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी नहीं बनानी चाहिए देश में जिससे कि गरीब और गरीब बनता जाए और अमीर होता जाए। तो इस सब पे बात होनी चाहिए। जो नीतियां बना रहे हैं तो वो क्या संविधान के अनुसार है क्या? जो आज 1% लोगों के पास सारी संपत्ति चली गई है तो वो संपत्ति 1% लोगों से ले लेनी चाहिए और वो सब में डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए जिनके पास संपत्ति नहीं है। ये हमारा संविधान कहता है। तो इस पर तो चर्चा होनी चाहिए और व्यापक होनी चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट वो चर्चा कर रही है। तो मेरा यहाँ इस मंच से यही कहना है कि सभी लोगों ने उस केस पर ध्यान रखना चाहिए, वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि ना तो मीडिया उसको दिखा रहा है ना कोई उसको दिखा रहा है, और चुपचाप एक ऑर्डर पास हो जाएगा जो हमारे बहुत सारे अधिकार, वंचितों के बहुत सारे अधिकारों को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। तो इस संदर्भ में मैं उसको जोड़ते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। धन्यवाद जी सकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सच तो ये है कि देश की संपत्ति लूट करके जो लोग भी, चाहे देश के अंदर अपने तिजोरी के अंदर बंद किए हो या देश से लूट करके बाहर भाग गए हो, उन सारे लोगों की संपत्ति तो जब्त होनी ही चाहिए। और वो संपत्ति जब्त होने के बाद जब वो देश की संपत्ति हो जाएगी तो जो देश के नागरिक हैं जो, तो उनके बीच में उसको जाना चाहिए और उनके बीच में नहीं, विकास कार्यों में लगना चाहिए। आम आदमी के विकास में उसका उपयोग होना चाहिए, उसका योगदान होना चाहिए। ये किसी तिजोरी में उसको बंद करके धन बनाने के लिए, धन पशु बनाने के लिए तो हमारे देश की पूंजी नहीं है। ये इस बात पर विचार करना चाहिए। और हम ये सुप्रीम कोर्ट में जहां भी बात चल रही है, हमारी भावना वहां होनी चाहिए। इस तरह की बात सुन के हम हमारे पास इस बीच एक प्रोफेसर परवीन जी भी जुड़ गई है। आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। और हम चलेंगे अपने प्रोफेसर आनंद दीपायन के पास। प्रोफेसर आनंद दीपायन जी, इसकी सैद्धांतिक रूप से और उसको कैसे व्यवहार में लाया जाए, आपकी इस पर टिप्पणी। धन्यवाद तिवारी जी। मैं सबसे पहले विभूति जी और इतने प्रतिष्ठित पैनल को मैं प्रणाम करता हूं। और ये जो बहस उठी है, विभूति जी ने जो बात कहा कि जब इनके पैरों तले सत्ता खिसकती नजर आ रही है, क्योंकि हवाई बात अलग है और जमीनी सच्चाई कुछ अलग है। तो अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की इस चुनाव में राजनीति कुछ न कुछ सैद्धांतिक ठोस रूप ले रही है। जो मंदिर में और भावनात्मक मुद्दों पर जो चुनाव हो रहा था, अब की बार यह मौका मिला है जब सैद्धांतिक बहस विपक्ष को करने का पूरा मौका मिला है। इसमें स्वाधीनता संग्राम का इतिहास भी है और इसमें हमारे अर्थतंत्र का बेजोड़ एक सम्मिश्रण भी बनता है। यदि हम देखें तिवारी जी, तो 1935 में जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारा कांग्रेस का जो स्वप्न है वह बोल्शेविक क्रांति, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। जब ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था, तो आज कांग्रेस के जिन नेताओं को जो दक्षिणपंथी राजनीति के हिमायती थे, जिनको आज की सत्तारूढ़ पार्टी बड़े ही महिमा मंडित करती है, उन लोगों ने नेहरू का विरोध किया था और कहा था कि हम समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन लड़ाई लड़ी और जनता की ताकत के बल पर 1938 में सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तो उन्होंने एक कमीशन बनाया, कमीशन फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज को जोड़ करके, और पहली दफा हिंदुस्तान के इतिहास में
सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू उनके सेक्रेटरी के रूप में काम किए थे, और जिसमें प्लानिंग कमीशन का हमारा इतिहास भी वहां से शुरू होता है, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जब देश आजाद होगा तो जो भी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर आदिवासी का, किसान का, मजदूर का, आम जनता का हक होगा। और कांग्रेस पार्टी जब आएगी, स्वाधीनता आंदोलन को जीत करके आएगी, तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उस पर गरीबों का हक, किसानों का हक, आदिवासियों का हक सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इसी संदर्भ में आज की स्थिति कुछ दूसरी है, और वह स्थिति यह है, मैं इसमें बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, सारे पैनलिस्ट लोग जानते हैं, लेकिन दो बात है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी फोरम की एक रिपोर्ट आई है जिसको खालिद साहब और हमारे दूसरे पैनलिस्ट लोग इसके जिक्र कर रहे थे। उसमें दो बात है, बहुत ही संक्षेप में मैं कहूंगा कि 1% लोग जो हैं उनकी इनकम जो है 22% से अधिक है, और उनके संसाधनों का कब्जा 40% से अधिक है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हिंदुस्तान के अरबपति हैं, सुपर रिच हैं, उनका टैक्स का शेयर मात्र 0.5% है। तो इस तरह से अगर आप देखें कि जो इनकम हो रहा है उसमें उनका शेयर 22% है, देश के संसाधनों पर उनका कब्जा 40% है, और हिंदुस्तान में जो इनका टैक्स में जो योगदान है वो मात्र 0.5% है। यह एक चिंता का विषय है। और सत्तारूढ़ पार्टी के लोग, नायक ने जब यह बयान दिया है कि हम संपत्ति की रक्षा करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर यह कहना चाहता हूं कि आज इस देश का जो आर्थिक जो स्वावलंबन है वो खतरे में है। आज इस देश की आर्थिक आजादी खतरे में है। उसका कारण यह है कि वह रिपोर्ट ही बताती है कि जो पूंजी है वो वैश्विक हो चुकी है, और वो हिंदुस्तान के संपत्ति के रखवाले की बात नहीं कर रहे हैं, वह जो अंतरराष्ट्रीय पूंजी है जो यहाँ पर बड़े पैमाने पर लूट के लिए आ रही है उसके हिफाजत की बात कर रहे हैं, और इसके लिए जनता को कह रहे हैं कि आपके जो संसाधन है, जो पूंजी है, जो संपत्ति है, उस पर कब्जा करेंगे। यह कहीं न कहीं भटकाने की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस देश के बुद्धिजीवी हैं, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जो भी जनता के सरोकारों से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इसके इतिहास को और इसके भौगोलिक संदर्भ को जनता के बीच में ले जाना चाहिए। और हमें ऐसा लगता है कि यह इस चुनाव में एक ऐसा मौका मिला है कि अगर विपक्ष के लोग इस पर एक सही तरीके से बहस करें, तो जैसा कि राय साहब ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में इनको खतरा महसूस हो गया है, आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर जनता का रुख जो है इस सवाल पर और स्पष्ट होगा। और हम भी गांव गिराव से जुड़े हुए लोग हैं, हम देख रहे हैं कि जनता अपना मन बना चुकी है। किसान बहुत ही अपनी परेशानी में है, नौजवान बेरोजगार है, और महिलाएं बेरोजगार हैं। उनके मंगलसूत्र पर कहीं खतरा नहीं है। किसान के खेती बाड़ी पर खतरा अगर है तो विदेशी पूंजी से है। अगर महिलाओं के मंगलसूत्र और उनके स्वाभिमान पर खतरा है तो वह विदेशी पूंजी से है, क्योंकि इस देश के जितने भी संसाधन हैं वो वैश्विक पूंजी अपने साथ उस गठजोड़ को कायम करके उस पर अपना कब्जा करना चाहती है। और जो हमारे नायक ने, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वह इस देश की पूंजी के और संपत्ति की बात नहीं कहा है, वो विदेशी पूंजी जो यहाँ आ करके और लूट मचाने के लिए आई है और आने वाले दिनों में और आएगी, उसके हिफाजत की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर यह बात है, यह सही है, तो हिंदुस्तान के इतिहास में यह एक बहुत ही गलत संदेश जाएगा, और कहीं न कहीं इससे आम जनता परेशानी में पड़ेगी। मुझे प्रारंभिक रूप से इस वक्तव्य को देना था जो मैं आपके सामने रखा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपायन जी। फिर आते हैं, तो बात तो सही है, हमारे देश की पूंजी धन बन करके बाहर जा रही है, और बाहर से वही हमारा सारा का सारा धन यहाँ पर विदेशी पूंजी बन करके हमारे पास आ रहा है, और यहाँ की भी सारी संपदा, सारी पूंजी हमारा चंद कारपोरेट के हाथों में केंद्रित की जा रही है। तो यह जो पूंजी का खेल चल रहा है, यह पूंजी का खेल आम आदमी की समझ से बाहर है, लेकिन आम आदमी के जीवन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, हम
ये जिस तरीके की विकास गति देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई उत्पादन जैसी चीज नहीं हो रही है, हमारे यहाँ सब कुछ केवल और केवल व्यापार हो रहा है, हमारे यहाँ रोजगार सृजन नहीं हो रहा। जब ये कंपनियां नहीं होगी, उत्पादन नहीं होगा, तो फिर ये रोजगार सृजन कहां से होगा? रोजगार का जो सबसे बड़ा साधन हमारे यहाँ कृषि है, कृषि को ये लोग पंगु करते जा रहे हैं। कृषकों के उत्पादित ये कृषकों के उत्पादन पर भी डकैती डालने की कोशिश हो रही है कि जो हमारी भू संपदा है उसको भी एक जगह इकट्ठा करके कारपोरेट के हाथ में देने की इनकी पूरी साजिश है। और इसके चलते वो लोग आज की तारीख में फिर वही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये सारे लोग इकट्ठा होंगे तो मूलवासी या जिसकी जितनी आबादी है, मतलब सीधा सीधा उनका कहना है कि आदिवासियों के लिए और ये मुसलमानों के लिए और ऐसे लोगों के हाथ में ये लोग सारी पूंजी दे देंगे। और सबसे बड़ी तो चीज ये है कि आधी आबादी का क्या हो रहा है, जो देश में जिनका आधा पूरा हक बनता है, सीधे सीधे हक बनता है, उसकी बात कहीं नहीं हो रही है। नारी बंधन, नारी चंदन और क्या क्या बढ़िया बढ़िया शब्दों का अपना जुमला दे करके उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और उनकी कहीं बात, उनकी अस्मिता की चिंता नहीं हो रही है, उनको उनके रोजी रोजगार के लिए ये कोई व्यवस्था नहीं हो रही। तो हम चाहेंगे कि काकसा जी इस पर अपने विचार रखें। काकसा परवीन जी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। मैं तो इसको इस रूप में भी देख रही हूँ, एक तो बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। हमारे देश का प्रधानमंत्री को ये बिल्कुल जेब नहीं देता कि जो एक हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है उसमें एक ऐसा स्टेटमेंट मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के लिए दिया जाए। ये देश के प्रधानमंत्री को बिल्कुल शोभा नहीं देता। सबसे पहले तो निंदा यहीं पर होती है उनकी। दूसरे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, मेरा तो ये भी सवाल है कि जब नोटबंदी हुई थी तो यही महिलाओं को सबसे ज्यादा इन्होंने कंगाल किया था। जो महिलाओं का एक जो सेफ्टी मनी थी, सेफ मनी था, सबसे पहले तो इन्होंने तब से ऐसा कंगाल किया कि महिलाएं को मंगलसूत्र बेचने की जरूरत पड़ गई। क्योंकि जो उनका एक, हम सब जानते हैं कि हमारे जो भारतीय समाज है उसमें औरतें अपने, क्योंकि पितृसत्ता इतनी हावी है कि उनकी वो वर्किंग महिलाएं नहीं है, और अगर वर्किंग महिलाएं भी हैं तो वो उनकी सेविंग्स उस तरह से नहीं हो पाती है और उनके डिसीजन पूंजी को लेकर के उस तरह से नहीं हो सकते जैसे कि हमारे देश के पुरुष करते हैं। उसी व्यवस्था में महिलाओं ने अपनी एक व्यवस्था लागू की थी कि अपने रोजमर्रे की जिंदगी से कुछ पैसा बचाती थी और वो बचा करके परिवार के लिए, आड़े हाथ के लिए वो पैसा रखती थी, जो कि जब उनके परिवार पर मुसीबत आती थी या उनको अपनी पसंद का कोई काम करना होता था और एक मंगलसूत्र से दूसरा मंगलसूत्र अगर बनाना होता था तो वो पैसे का वो इस्तेमाल करती थी। तो सबसे ज्यादा महिलाओं का आज तो इसी सरकार ने किया है, चाहे रोजगार को लेकर के कह दीजिए, चाहे हिंसा को लेकर कह दीजिए, चाहे सेविंग्स मनी को लेकर कह दीजिए। और इस सबसे ज्यादा जो बेइज्जती हुई है महिलाओं की पूरे 70-75 सालों में, तो सबसे ज्यादा इन्हीं सरकार ने किया है। आगे का भी जो उनका एजेंडा है तो महिलाओं को बेइज्जत करने का और लाचार बनाने का है कि वो हिंदुत्व नेशन बनाने की तरफ जो बढ़ रहे हैं और मनुस्मृति से गवर्न करने की बात कर रहे हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा कंगाल औरतें ही होंगी। चाहे वो पैसे से कंगाल हो, चाहे डिसीजन मेकर के रूप में कंगाल हो, चाहे वो पुरुष की दासी के रूप में आए, ये सारा इंतजाम इन्होंने ही किया है। इन्होंने अपनी माँ को लगा दिया इस पर। जब नोटबंदी हुई थी तो इनकी माँ लाइन में लग गई। इन्हें जरा शर्म नहीं आई कि एक वृद्धा महिला जो कि 90-95 की उम्र में उसके आराम करने की जिंदगी थी, तो उनको भी इन्होंने पॉलिटिक्स में नहीं छोड़ा और उनको भी ला करके खड़ा करके अपने वाहवाही, अपने मियाँ मिट्ठू बने कि हमने तो अपनी माँ को भी इलेक्शन में खड़ा किया। आपको शर्म आनी चाहिए। कैसे पुत्र थे आप कि अपनी माँ को आपने लाइन में खड़ा कर दिया। जहां तक आप मंगलसूत्र मुसलमान की बात करते हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करते हैं, कांग्रेस तो जब मनमोहन सिंह के जिस स्टेटमेंट को ये यूज कर रहे हैं तो उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने तो अल्पसंख्यकों पर एक स्टडी करवाया। राजन सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट्स उन्होंने बहुत अच्छा स्कीम निकाला था जो कि सभी अल्पसंख्यकों के लिए वो थी। और जो जिस स्कीम की बात वो कर रहे हैं कि वो महिलाओं को कंगाल कर देंगे, उनका मंगलसूत्र छीन के दूसरे को दे देंगे,
तो कांग्रेस की मैनिफेस्टो अगर ध्यान से वो पढ़ते और समझते तो उन्होंने तो हर महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की बात करी कि जो महिलाएं एकल महिलाएं या जो महिलाएं वंचित समाज से आती या किसी भी तरह से सामाजिक क्षेत्र से वंचित हैं, तो उनको तो वो 1 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये बौखलाहट है और झूठ की सरकार। ये जो हमेशा हर चुनाव में जब इनका एक कोई मुद्दा मुसलमान औरत को लेकर के ये चलते हैं तो इनकी बौखलाहट होती है। और चूंकि उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, महंगाई पे बिल्कुल लगाम नहीं कसा, तो इनके पास हर चुनाव में एक मुद्दा होता है। कभी कब्रिस्तान शमशान कर देते हैं, कभी महिलाओं के सेफ्टी की बात करते हैं, और इसी तरह से झूठ की दीवार खड़ा करके वो अपनी चुनाव को जीतते और हारने का तमाशा दिखाते हैं पूरे देश को। इस साल भी जब 22 जनवरी को इन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया था तो इनको ऐसा लगा था कि मैंने सत्ता जीत लिया है, और उसके बाद तरह तरह के कॉम्युनल स्टेटमेंट ये देने लगे थे। लेकिन पहले चरण में फिर से इनको बौखलाहट हो रही है और ये समझ में इनको नहीं आ रहा है कि किस बौखलाहट को कैसे अपने को तसल्ली दे। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान बहुत झूठ बोलते हैं और फरेबी, और जब देश के लिए आपने कुछ नहीं किया तो आप बौखलाहट में उटपटांग बातें कहते हैं। कहीं से भी जो पॉइंट इन्होंने उठाया है वो कहीं से भी वैलिड पॉइंट नहीं है, लीगल बात नहीं है, गैर संवैधानिक है। तो मेरी तो पूरी निंदा है और हम महिलाएं इनका पूरा विरोध करते हैं और हम बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी के साथ। और जो 2014 से ये आकर के हमारे जिंदगी को कंगाल किया है उसकी हम पूरी जिम्मेदारी इनको सौंपते हैं कि इन्होंने ही हमें कंगाल किया। और आज भी अगर ये आ जाते तो सबसे ज्यादा वंचित कम्युनिटी और महिलाओं को ही कंगाल करेंगे। इसलिए मैं इनके पूरे इसका खंडन करती हूँ और बहुत निंदा करती हूँ इन चीज का कि जो इन्होंने, और सबसे बड़ी बात है कि जो मंगलसूत्र का नाम लेकर के फिर से इन्होंने हर वर्ग की महिलाओं की बेइज्जती ही की है। कहीं ना कहीं हिंदू महिलाओं को भी ये ठग रहे हैं कि उनको एक डर का भाव पैदा कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री का काम था किसी को सुरक्षा प्रदान करना, किसी के डर को मन से निकालना, उसको बताना कि हम तुम्हारा एक प्रधानमंत्री ऐसा है कि हमारे देश की सब महिलाएं सुरक्षित है। मंगलसूत्र का अगर डबल मीनिंग निकाला जाए तो एक तरह से हर वर्ग के मुसलमान महिलाओं को और हिंदू महिलाओं को दोनों को भी इनसिक्योर कर रहे हैं। एक को वो झांसा दे रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र छीना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक तरह से मुसलमान औरतों को ये कैरेक्टर लेस ही तो कह रहे हैं कि उनका मंगलसूत्र छीनने का मतलब है कि मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक है, तो मंगलसूत्र लाने का मतलब यही तो हुआ कि उनके पति पर भी हम डोरे डाले, मुसलमान औरत डोरे डालेंगे। ये भी तो एक पैगाम जा रहा है इससे। तो मैं पूरी तरह से निंदा इनके स्टेटमेंट का करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाशा जी। डॉक्टर सुनीलन रेल में है, उनका नेटवर्क कट जा रहा है, तो अब वो जब भी आएंगे तो हम उनको समय दे देंगे। हम चाहेंगे कि वो जो पृष्ठभूमि में हमारे दीपक मलिक साहब हैं, अगर वो हैं तो वो सामने आए और उनकी टिप्पणी बहुत जरूरी है। प्रोफेसर दीपक मलिक। दीपक जी अब चले गए हैं, असल में दीपक जी ऊपर चले गए हैं, देखना है नहीं इस समय। अच्छा, तो फिर हम आपसे चाहेंगे कि ये जो भी स्थिति हो रही है और खास करके ये जो भारत की पूंजी को धन में बदल करके धनपतियों के हाथ में डाल रहे हैं और यहाँ का धन बाहर ले जाकर के वहां से पूंजी बना करके हमारे देश से ला करके थोप रहे हैं, तो एक तरीके से देश को ये दोहरे तरह से ये जो कंगाल करने पर लगे हुए हैं। और इनका जो कहना है कि यहाँ की पूंजी को लोगों में बांट दिया जाएगा, तो आपने तो देश की पूंजी को पहले ही आप यहाँ से आप बाहर निकाल दिए, अपने मित्रों के हाथों आप उसको बाहर भिजवा दिए और अभी अपने मित्रों के हाथों बाहर से ला करके हमारे देश को आप कर्जदार बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इनका स्टेटमेंट है या देश की का ये जो चुनाव हो रहा है उसमें इस मुद्दे को आप किस तरीके से देखते हैं प्रोफेसर विभूत नारायण जी? देखिए, ये पूरे विमर्श में एक चीज बड़ी स्पष्ट हो रही है कि ये सारे जो भी ये भाषण दे रहे हैं, जिस तरह का इनका घोषणा पत्र है, जिस तरह की योजनाएं प्रस्तावित कर रहे हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई कम्युनल एंगल जरूर है। अगर ये सिर्फ संपत्ति के बांटने की बात करें तो इससे आदर्श स्थिति क्या हो सकती है?
अगर ये कहें कि हम संपत्ति के बांटने का विरोध करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि संपत्ति बटेगी किसमें? जो वंचित लोग हैं उन्हीं के बीच बटेगी। तो जाएगा, ये बात नहीं कर रहे, ये उसमें एक कम्युनल टच ला रहे हैं। और एक अभी पैनलिस्ट ने बहुत सही बात कही कि शुरुआत ये पहले से इसकी योजना बना रहे थे। जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो कहा कि तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। ये भूल गए कि आजादी की लड़ाई में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो धुएं पर थे। कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी और मुस्लिम लीग तो एक तरह से अंग्रेजों की पिट्ठू थी। किसी मुस्लिम लीगी नेता ने 1 घंटे के लिए भी जेल की यात्रा नहीं की। तो बल्कि इनके लोग जो हिंदू महासभाई थे और जो एक तरह से जनसंघ बाद में जो जनसंघ में आए, वो तो बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार चला रहे। अगर उनका पद चला होता तो वो पूरे बंगाल को, यानी आज के बांग्लादेश और भारत के पूरे बंगाल को मिला करके एक अलग राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। तो ये तो शुरुआत से ही इनकी नीयत साफ थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वो वापस अपने टर्फ पे आ जाएंगे। और पहले दौर में स्पष्ट हो गया कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जो आंतरिक इनके भी सर्वे हुए होंगे, इनके पास तो सरकारी एजेंसियां भी हैं सर्वे करने के लिए, प्राइवेट एजेंसियां आई हैं। और इनको समझ में आ रहा है कि बिना ये कम्युनलाइज किए, बिना सांप्रदायिकता भड़काए वो पार पाएंगे नहीं। और अब पहले चरण के बाद देखिए एकदम से सर बदला है और ये इससे आ गया है कि साहब ये यहाँ की हिंदू औरतों के जेवर लूट करके मुस्लिम औरतों को देते जाएंगे। ये ना बहुत ही, जिसे आप कह सकते हैं कि ऐसे स्तर की बातें हैं जो कम से कम 140 करोड़ के देश को, जो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसमें 75 साल से लोकतंत्र की एक परंपरा है, जिसने एक बहुत शानदार संविधान अपनी जनता को दिया है, उसके प्रधानमंत्री को बिल्कुल शोभा नहीं देता। मुझे लगता है कि जो उनके बड़े समर्थक भी हैं वो भी इससे बहुत खुश नहीं होंगे। मैंने देखा, देखिए दिल्ली में इनके पास 7 सीटें थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया और जेल भेजा, एकदम से सहानुभूति जो है वो उसका बैलेंस बिगड़ने लगा है। और मेरा अपना मानना है कि अब 7 में से अगर 1-2 सीट भी जीत जाए तो इनको भाग्यशाली समझना चाहिए। तो ये जो भी इस तरह की बौखलाहट है और इस तरह का जो उद्बोधन है, ये मुझे नहीं लग रहा कि इनके कट्टर से कट्टर समर्थक के भी गले में आसानी से उतरेगा। देखिए अभी जो एक कह रही थी हमारी पैनलिस्ट, बहुत सही कह रही थी कि जो मुख्य चीजें थी, औरतों को जिस तरह से जब डिमोनेटाइजेशन किया, जिस तरह का संकट झेलना पड़ा, वो तो पूरी जनता झेल रही है। आप 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप कह रहे हैं गरीबी अब सिर्फ हमारे यहाँ 5% रह गई, गरीबी कम हो गई। हालत यह है कि यूक्रेन में लड़ाई हो तो रूस की सेना में भर्ती होने के हमारा नौजवान भाग रहा है। इजराइल जहां पर कि वहां के अपने लोग डर रहे होंगे, रोज सायरन बज रहे हैं और रोज रॉकेट और मिसाइल दागे जा रहे हैं, हमारे 10-15 हजार नौजवान भाग के जा रहे हैं। तो ये तो हालत हमारे यहाँ बेरोजगारी की है। ऑक्सफैम की एक स्टडी पिछले कुछ दिनों पहले आई थी, जिसने बड़ा स्पष्ट किया था कि हमारे यहाँ जो हमारे उत्पादन के साधन है, जो संपत्ति है, 1% लोगों के हाथ में आके सिमट गई है। उसी ऑक्सफैम की स्टडी ने जो आपने इस महामारी के दौरान, कोरोना के दौरान जिस तरह आपका परफॉर्मेंस था, उसका पर्दाफाश किया। आज उस ऑक्सफैम को आपने दबा दिया है और उसके खिलाफ तमाम कानूनी कार्रवाइयां करके उनकी आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दिखाई दे उसको कैसे छिपाएंगे? जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है। अभी इस साल तो हालत यह है कि IIT में जो कैंपस सिलेक्शन होते थे, उनके हालात बिगड़ गए। जो सैलरीज उनको ऑफर की जा रही हैं वो पहले की तुलना में बहुत कम है। तो ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, उनको आप एक ही तरीका है, और उस आखिरी तरीके पे जो आखिरी हथियार है उस पे आ गए कि आप हिंदू मुसलमान कर देंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ इनको फायदा होगा। लेकिन एक चीज ये भूल रहे हैं, देखिए राम जन्मभूमि इतना बड़ा मुद्दा था और इस देश में जो 80% या 85% हिंदू हैं, उनमें बहुत कम लोग होंगे जो नास्तिक होंगे। जो विशाल उनका बहुमत है वो आस्तिक है, आस्थावान है, राम के लिए उसके मन में आस्था है। लेकिन राम का जब पॉलिटिकल इस्तेमाल होने लगा, जब एक राजनीतिक इस्तेमाल आपने करना शुरू किया, तो अभी 2 महीने पहले ही तो राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ है और लाखों लोग, करोड़ों लोग अब तक वहां जा चुके हैं। लेकिन वो पॉलिटिकल टूल में बदलने के लिए तैयार नहीं है। CSDS का सर्वे बता रहा है कि बहुत छोटा प्रतिशत राम जन्मभूमि को मुख्य मुद्दा मान रहा है।
तो ये इतना बड़ा, जिसके लिए आपने इतना बड़ा आंदोलन किया था, जिसके लिए आपने न्यायपालिका, प्रेस, पैसा, पता नहीं क्या क्या चीजें जिसके हित में आई, आज वो कहीं नहीं हो रहा वो मुद्दा। तो ये जो हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा है, ये भी इस चुनाव में ये कोशिश करेंगे, लेकिन वो कितना सफल होगा, कितना इनको वोट में तब्दील होगा इनके पक्ष में, इसको लेकर के मेरे मन में संशय है। बहरहाल देखा जाए, दूसरा चरण आ रहा है, देखा जाए क्या होता है। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो है कि ये लोग ये सिंबॉलिक रूप से चीजों को लेते हैं। मंगलसूत्र को अगर देखा जाए, मंगलसूत्र छीनने की बात हो तो इनके पास ही इनके तमाम आइकॉन हैं, इनके मंत्री हैं, इनके सांसद हैं, जो कि मंगलसूत्र को अपने सहेलियों के, अपने दोस्तों के मंगलसूत्र को छीन करके अपने गले में उन्होंने स्वयं पहनने की कोशिश की। तो शायद इनको वहां से अपना ये कोई ये प्रेरणा मिले, क्या है। अब हम चले गए, हमारे साहित्यकार भी हैं आनंद दीवान जी। आप पूंजी का किस तरीके से खेल हो रहा है, आप इस पर विचार रखते हुए आपसे निवेदन होगा कि जैसे ही डॉक्टर सुरेंद्र जुड़ते हैं तो आप उनको माइक हैंड ओवर कर देंगे। आनंद दीपाइन जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। राय साहब ने और खालिद साहब ने जिन बात को कहा, उसी बात में हम आगे ऐड करते हुए कहना चाहेंगे। देखिए, ये जो नियो लिबरल पॉलिसी की जो शुरुआत हुई है 80 के बाद से, जो रिपोर्ट में जिसका जिक्र राय साहब कर रहे थे, पिकेटी की रिपोर्ट और ऑक्सफाम की रिपोर्ट, उसमें इस बात को भी कहा है कि 80 के बाद से नियो लिबरल जो पॉलिसी, नौ उदारवाद की जो पॉलिसी आई है, उसके बाद पूरे दुनिया में इनइक्वालिटी बढ़ी है। चीन में, वियतनाम में भी बढ़ी है, लेकिन हिंदुस्तान में 2000 के बाद से जो विषमता बढ़ी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा हुई है। और इसका उदाहरण एक और हम लोग ले सकते हैं कि एक तरफ तो अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, दूसरे तरफ हिंदुस्तान का जो हंगर इंडेक्स है, या जो गरीब जिसको 81 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, तो ये दो अंतर्विरोध हैं। तो इसका मतलब है कि विषमता बढ़ी है। दूसरी बात जो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो गरीबी का जो सवाल है ना, इस गरीबी के सवाल में हर नौ उदारवाद के बाद से ये गरीबी की बहस भी चली, और जब भी चुनाव आता है तो जो भी पार्टी सरकार में होती है वो गरीबी कम करने का नारा देती कि हमने गरीबी कम कर दिया। लेकिन 2011 के बाद से, तेंदुलकर कमेटी के बाद से, हिंदुस्तान के पास ऑफिशियल कोई डेटा नहीं है कि कितने लोग गरीब हैं। एक बार जो डेटा नीति आयोग जिस पर बहुत चर्चा हुई आया, उसमें जो सबसे बड़ी कमी, चूंकि उस पर हमने भी छोटा सा काम किया था, जिस आधार पर ये गरीबी कम हुआ है उसमें केवल एक पैरामीटर इन्होंने जोड़ा है, जन धन योजना। अब आप ये बताइए, क्योंकि जो यूएनडीपी का जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है उसमें कहीं भी जन धन योजना का कहीं जिक्र नहीं है। उसमें जो है एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, नॉलेज और कंफर्ट लेवल, ये तीन चीजों का जिक्र है कि 40 साल से ज्यादा उम्र कितनी है, ज्ञान कितना है, कौशल कितना है, और जिंदगी में कितनी जो है बेहतरी हुई है। इसमें एक आइटम और इन्होंने जोड़ करके जन धन योजना से सभी लोगों को बैंकिंग फैसिलिटीज मिली, और इसके आधार पर वो आंकड़ा जो है गरीबी का कम हो गया। अब सवाल उठता है कि इस गरीबी के आंकड़े को जो कम किए हैं, क्या कोई गरीब जिसका बैंक में अकाउंट खुल गया, उससे क्या उसकी समस्या का हल हो गया? जो बेरोजगार है, अगर उसका बैंक में अकाउंट खुल गया तो क्या उससे उसके रोजगार की समस्या का हल हो गया? कोई महिला जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, तो क्या बैंक का खाता खुलने से उसको कोई सुविधा मिल रही है? ऐसा नहीं है, सुविधा नहीं मिल रही है। तो ये आंकड़ों की जो बाजीगरी की जा रही है, यह भी उसी का हिस्सा है कि हम वैश्विक पूंजी के साथ जो गठजोड़ बनाया जा रहा है नीतियों के माध्यम से, उसमें जो सरकार का पक्ष है वो हमेशा जो भी कदम उठा रहे हैं, उस कदम में कहीं न कहीं वैश्विक पूंजी के साथ गठजोड़ होने की अपनी एक निशानदेही कायम कर रहे हैं, और उनको इस बात का एहसास दिला रहे हैं जो भी
वैश्विक पूंजी के जो अलंबरदार है कि हम आपके हितों के साथ खड़े हैं और उनको विश्वास है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी है उसी के बल पर हमारी ये चुनाव की नैया बाहर निकलेगी। जैसा कि लैटिन अमेरिका के देशों में, दूसरे देशों में जो वैश्विक पूंजी है उसने चुनाव और राजनीति को प्रभावित किया है, तो वो कहीं ना कहीं उनको ये मैसेजिंग करना चाहते हैं कि हम आपके हितों के खिलाफ हैं, हम आपके उस मैन्युफैक्चरिंग को, उस पूंजी के हितों को हम उसकी हम हिफाजत करेंगे। और जब ये कह रहे हैं कि हम आपकी संपत्ति का बंटवारा नहीं होने देंगे, तो हिंदुस्तान के किसान की संपत्ति की बात नहीं है, क्योंकि जब किसान अपने संपत्ति की बात, अपने मूल्य के अधिकार की बात करता है तो वह बात नहीं सुनी जाती है। जब नौजवान रोजगार की बात करता है जहां से उसका संपत्ति बनेगा तो वहां भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है। और जब स्वास्थ्य की बात होती है, या जैसा कि राय साहब ने कहा कि आईआईटी में इस बार प्लेसमेंट नहीं हुआ है, हम भी प्लेसमेंट देख रहे थे, अब जो है प्लेसमेंट कंपनियों में भी प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि जो एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसके चलते सारा काम मशीन से होगा। और जब मशीन से होगा तो कहीं ना कहीं वो वैश्विक पूंजी के हितों के साथ तो है, जैसे एलन मस्क आ रहे हैं, तमाम चीजें आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एक पोस्चरिंग है दुनिया के तमाम जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, वैश्विक पूंजी के जो अलंबरदार हैं, सरदार हैं, कि हम आइए और हम आपको वादा करते हैं कि जब हम सरकार में आएंगे तो आपके हितों की, आपकी संपत्ति की और आपके लाभ की हम गारंटी देंगे। और इसी बहाने ये जो विपक्ष का जो घोषणा पत्र आया है उसके ऊपर हमला किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक हिंदुस्तान के चुनाव में एक निर्णायक मोड़ हो सकता है अगर इस पर एक गंभीर चर्चा जन जन के बीच में ले जाया जाए, क्योंकि जनता जो है, जो किसान है, वो उसको आप कितना ही समझाइए लेकिन वह अपनी किसानी से परेशान है। जो नौजवान है उसे आप कितना ही कहिए, और रामनवमी तक भगवान की भक्ति में रहा, लेकिन रामनवमी मनाने के बाद से वो अपने जीवन की सच्चाइयों से जुड़ गया है और अब जो है उसे रोजगार की चिंता सता रही है। तो उसे आप कुछ भी कहिए लेकिन वह रोजगार से चिंतित है। जहां भी जाइए, राय साहब जैसे लोग बड़े पोस्ट पर रहे हैं तो इनके यहाँ तमाम पूर्वांचल के नौजवान कहते होंगे कि आप हमारी कहीं नौकरी लगा दीजिए, क्योंकि नौकरी नहीं है। उसी तरह से जो खेत मजदूर है उनकी स्थिति बहुत खराब है, मजदूरी पर कोई बात नहीं हो रही है। और विशेष करके मंगलसूत्र की बात है, जो ओपीएस को इन्होंने खत्म किया है, और यह ओपीएस जो है एक क्लास कम्युनिटी है, इसमें जनरल कास्ट के लोग भी हैं, ओबीसी भी है, एससी एसटी भी है। यह हिंदुस्तान का एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन बनता है और इसको खत्म करके उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान का जो कर्मचारी है वह भी इससे परेशान है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, और मुझे लगता है कि सुनीलम जी जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं इस पर अच्छी तरह से अपना विचार रखेंगे, जिससे हमें लगता है कि जमीनी सच्चाई हम लोग के सामने आएगी। धन्यवाद जी। डॉक्टर सुनीलम, आपकी टिप्पणी। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर सुनील, अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं जा रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ट्रेन में हूँ तो शायद पता नहीं आवाज आ रही नहीं आ रही। जी, आ रही आवाज आपकी, बोलिए। जो है ये कहना चाह रहा हूँ जी, आज संयुक्त मोर्चे ने एक बयान जारी किया है और इर्रिस्पॉन्सिबल बयान प्रधानमंत्री ने दिया है, उसको लेकर के बाकायदा 6 साल की रोक उनके ऊपर लगाने की मांग की है। चुनाव आयोग जो है उसको तुरंत इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से देश के अंदर युद्ध पैदा करने का एक सुनियोजित प्रयास और षड्यंत्र है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर जो आंदोलन चल रहा है वो किसान आंदोलन का मूल है, वो उसकी धारणा भावना इस देश के संसाधनों पर अपना अधिकार चाहते हैं, और वो अधिकार तब मिलेगा जब उनको एमएसपी मिलेगी, उनकी कर्जा मुक्ति। सब ये है कि 16 लाख करोड़ रुपया
अगर सरकार माफ करती है, सीधे सीधे कॉर्पोरेट्स का माफ करने का काम करती है और जो है सीधे उनको लाभ देने का काम करती है, तो होना ये चाहिए कि ये लाभ जो समाज के एकदम अंतिम तबके के लोग हैं उनको मिलना चाहिए। तो लड़ाई या अगर मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी मिले, रिसोर्सेस के ऊपर जो स्टेक है इसके ऊपर मुझे लगता है ऐसा है। एक तो ये झूठ बोलने के आदी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से झूठ बोला और लगातार कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर वही झूठ इन्होंने किसानों के साथ बोला है, वही देश के साथ इन्होंने झूठ बोला है। जी, डॉक्टर सुरेंद्रम का नेटवर्क शायद कट गया है। इतना तो सही है कि हमारा प्रधानमंत्री जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ये वक्तव्य दे रहा है, अब तक तो वो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन एकदम क्लियर है। मतलब मेरा ये है, मैं तो ये मांग करना चाहता हूँ बहुजन संवाद के माध्यम से कि भारत सरकार को चाहिए कि अडानी अंबानी की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करे। उसको जो है जिस तरीके से देश के अंदर राजे रजवाड़ों को जो है खत्म किया गया था और उनकी संपत्ति जो है वो राष्ट्र के लिए उपयोग में लाई गई थी, उसी तरीके से अडानी अंबानी की संपत्ति का होना चाहिए। क्योंकि अगर 1% लोगों के पास में 40% अगर संपत्ति पहुंच गई है और अगर स्थिति ये आ गई है कि मैं देख रहा था देश में 40% आबादी ऐसी है जिसके पास टेबल कुर्सी भी नहीं है। आप सोच लीजिए, मतलब यहाँ पर 50% से आबादी ऐसी ज्यादा है जिसके पास एक प्रेशर कुकर नहीं है। मतलब ये जो देश के अंदर पूरी बराबरी है, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने जब अपना भाषण दिया होगा तो उनका मकसद ये रहा कि मैं थोड़ी करके जो पहला चरण है, पहला चरण में हार रहा हूँ तो आगे के लिए एक धार्मिक ध्रुवीकरण करके मैं अपने वोट मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इस डिबेट को खड़ा करके जो डिबेट वास्तव में इस देश की इसका अधिकार है, स्वाभाविक तौर पर जो जितना ज्यादा उचित है उसका उतना अधिक होना चाहिए। तो अपील वामपंथियों की है कि वो इस डिबेट को लोगों को ये बताने का काम करें कि असल में चुनाव के अंदर जब ये कहा जा रहा है कि विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा केंद्रीकरण की विचार निश्चित रूप से इस बार विचारधारा की लड़ाई शुरू हुई है और उसमें सबसे बड़ी विचारधारा यही है कि देश की संपत्ति को, पूंजी को, धन को किस तरीके से वितरण किया जाए, सब में वितरण होना चाहिए। और यह बात तो सही है कि इस सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया है, इसको तत्काल चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यह आचार संहिता का घनघोर उल्लंघन है और उसके साथ ही हम तो ये कहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना चाहिए। और अब तो सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हम हैं, जनता को इस पर विचार करना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री किस तरीके से बरगला रहा है। 10 साल से हमको झूठ दर झूठ बोल रहा है और झूठ बोल करके हम हमारे वोट को लूटने की कोशिश किया है। और इस बार भी लगभग वही स्थिति है कि अंतिम समय तक ये उसको सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और नफरत की आग ये बो रहे हैं और देश में नफरत की आग फैला करके ये देश को अंतर युद्ध की श्रेणी में झोंकना चाहते हैं। और हमारे गृह मंत्री महोदय जिस तरीके से कह रहे हैं कि माओवाद को खत्म कर देंगे, माओवाद को ये खत्म करने का मतलब क्या होता है? 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होना था, बस्तर का भी उसमें मतदान होना था, बस्तर कंस्टिट्यूंसी का, और वहीं पर ये माओवादियों के नाम पर 29 लोगों की नृशंस हत्या की गई। उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर केस चलाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। सीधे सीधे हम लोगों ने अपना खुद देखा था अपने भवानीपुर में अपना किस